चलिए इस बीच तीन बड़ी खबरों का जिक्र करेंगे। उससे पहले एक और बड़ी खबर मिल रही है, जहां आजम और अब्दुल्ला खां को बड़ा झटका लगा है। आजम का और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा सुनाई गई है। रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। तो 2 पैन कार्ड मामले में ये सजा हुई है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज की थी, जिसके बाद से ये मामला लगातार चल रहा था और इस मामले में मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही थी। और अब क्योंकि सजा का ऐलान कर दिया गया है, जहां 7 साल की सजा सुनाई गई है, तो आजम और अब्दुल्ला को 7 साल की सजा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे, बड़ा झटका एमपी एमएलए कोर्ट से लगा है आजम खां और अब्दुल्ला को, जहां 7 साल की सजा। फर्जी दस्तावेज मामले में जहां रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने सजा सुनाई है। 2 पैन कार्ड मामले में सजा हुई है। बीजेपी नेता आकाश सक्सेना ने एफआईआर दर्ज की थी इस पूरे मामले में, जिसके बाद ये मामला आगे बढ़ा था। और इस पूरे मामले में अब मुश्किलें बढ़ गई हैं आजम खां की भी और अब्दुल्ला खां की भी, जहां 7 साल की सजा सुनाई है। हालांकि रामपुर एमपी एमएलए कोर्ट ने ये सजा सुनाई है। अब आगे किस तरीके से कानूनी प्रक्रिया के लिए आगे बढ़ते हैं आजम खां, ये देखना होगा। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां 2 पैन कार्ड मामले में सजा हुई है आजम खां और अब्दुल्ला खां। आकाश सक्सेना ने बीजेपी नेता है, उन्होंने एफआईआर की थी इस पूरे मामले में। और अब आजम खां और अब्दुल्ला खां को इसी के साथ बड़ा झटका लग गया है। 7 साल की सजा सुना दी गई है। फर्जी दस्तावेज का ये पूरा मामला है। चलिए सीधा अपडेट ले लेते हैं। हमारे विशेष संवाददाता पुनीत मोहन हमारे साथ जुड़ गए हैं। पुनीत, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? देखिए मुश्किलें बढ़ गई हैं आजम खां की भी, अब्दुल्ला खां की भी। 7 साल की सजा सुनाई गई है फर्जी दस्तावेज मामले में। जी बिल्कुल, उन्नति समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं, क्योंकि रामपुर की एमपी एमएलए कोर्ट ने उनको फर्जी दस्तावेज मामले में, फर्जी पैन कार्ड मामले में 7 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 2019 में वर्तमान के जो सदर विधायक हैं आकाश सक्सेना, उन्होंने सिविल लाइंस थाने में एक एफआईआर दर्ज कराई थी कि अब्दुल्ला आजम ने फर्जी जन्म प्रमाण पत्रों के सहारे 2 पैन कार्ड बनवाए हैं। एक पैन कार्ड में उनकी तिथि 1 जनवरी 1993 है, तो दूसरे पैन कार्ड में उनकी जन्म तिथि 30 सितंबर 1990 है। और इसी मामले में एफआईआर दर्ज हुई थी। बीते कुछ दिनों से ये मामला कोर्ट में चल रहा था और आज एमपी एमएलए कोर्ट में इसका फैसला आना था। जो फैसला आया है वो आजम खान और अब्दुल्ला के बिल्कुल खिलाफ है और उनको 7 साल की सजा सुनाई गई है। धोखाधड़ी का दोषी करार दिया गया है। 50,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। एडीजीसी ने इस मामले में मीडिया को अवगत करते हुए बताया है कि दोनों को 7 साल कैद की सजा सुनाई गई है, 50,000 का जुर्माना लगाया गया है और जैसे ही फैसला आया है उनको न्यायालय में ही न्यायिक हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, आप देखिए आजम खां किस तरीके से आगे कानूनी रुख अपनाते हैं पुनीत, क्योंकि सजा का ऐलान हुआ है। और क्या हाईकोर्ट का वो रुख करेंगे? क्या इसको लेकर संभावनाएं बरकरार? जी बिल्कुल, जिस तरीके से आजम खान के ऊपर 104 मुकदमे दर्ज हैं, जिनमें से 11 मुकदमों का फाइनल हो चुका है, जिसमें 6 में उनको सजा हुई थी, 5 में वो बरी हुए थे। हाल ही में जमानत पर वो बाहर आए थे। ऐसे में आज फिर उनको न्यायिक हिरासत में लिया गया है। इसके लिए उनके वकील की ओर से हाईकोर्ट का रुख किया जाएगा। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी और तमाम राजनीतिक दलों की निगाहें थी। हाल ही में आजम खान की मुलाकात अखिलेश यादव से हुई थी। अखिलेश यादव जमानत मिलने के बाद उनके घर उनसे मिलने गए थे और लखनऊ में आजम खान उनसे मिलने आए थे। पीडीए की रणनीति के तहत एक बेहतर रणनीति तैयार करके 2027 के विधानसभा चुनाव को लड़ने का प्रयास था, लेकिन जो फैसला आया है उसने सारे राजनीतिक समीकरणों को बिगाड़ करके रख दिया है और आजम खान और अब्दुल्ला को हिरासत में ले लिया गया है, जो समाजवादी पार्टी के लिए भी एक गहन चिंतन की बात है, क्योंकि समाजवादी पार्टी इस वक्त ऐसे दौर से गुजर रही है जिसमें एक बड़ा मुस्लिम चेहरा पार्टी में होना आवश्यक होना चाहिए। आजम खान फिर से अपने पुराने रूप में आ रहे थे और इससे पहले उनको हिरासत में ले लिया गया है। जी बिल्कुल, देखिए अब इस पूरे मामले में आगे किस तरीके से रुख अपनाते हैं आजम खां और अब्दुल्ला खां, ये देखना होगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया पुनीत आपका तमाम जानकारी के लिए। और अब बढ़ते आगे, जहां सऊदी अरब के मदीना मक्का हाईवे पर हुई बस दुर्घटना में भारतीय श्रद्धालुओं की मौत पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गहरा दुख व्यक्त किया है। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर संवेदनाएं व्यक्त करते हुए घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की।
पीएम मोदी ने बताया कि रियाद स्थित भारतीय दूतावास और जेद्दा वाणिज्य दूतावास प्रभावित लोगों की हर संभव मदद कर रहे हैं और स्थानीय अधिकारों से लगातार संपर्क में हैं। तो वहीं अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने भी घटना पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना प्रकट की है। सऊदी बस दुर्घटना पर AIMIM विधायक माजिद हुसैन ने कहा है कि हमें जानकारी मिली है कि दुर्घटना में 40 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। हम परिवार से संपर्क कर रहे हैं। जो अब तक खबर मिली है कि 40 से ज्यादा लोग उसमें शहीद हुए हैं, जिनका इंतकाल हुआ है। ये लोग उम्रा कर मदीने की ज़ियारत के लिए निकले थे और जब ये दर्दनाक हादसा उस रोड पे हुआ है, करीबन नामपली हल्के से जो मुझसे लोगों ने राब्ता किया है, करीबन 20 से ज्यादा ऐसे मेंबर्स जो उस हादसे में थे, उनके फैमिली मेंबर्स ने हमसे कोऑर्डिनेट की है और हम पूरी कोशिश है कि उनको क्लैरिटी दे सके, उनके साथ ठहर सके, उनके जिस तरीके से हमारे से जो मदद हो सकती है हम कर सके। हमने हमारी तरफ से भी यहाँ से मुकामी लोगों को भेजा है और वहाँ पे भी जो हमारे मुकामी लोग जो हमसे जुड़े हैं उनको वहाँ पर भेजा है ताकि वो इंडियन एम्बेसी से कोऑर्डिनेट करते हुए और वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन से जो भी हो सके कोऑर्डिनेट करते हुए इन फैमिलीज की जिस किस्म से भी मदद हो सके हम करेंगे। तो देखिए, ये बड़ा हादसा हुआ है, दुखद हादसा हुआ है। तो सफर बना मौत का मंजर, जहां सऊदी अरब के मदीना में भीषण सड़क हादसा हुआ है और हादसा बहुत ही ज्यादा विभत्स है, दिल को दहला देने वाला है। हादसे में भारतीयों की जान गई है, भारतीय श्रद्धालुओं की जान गई है और सफर किस तरीके से मौत के मंजर में तब्दील हो गया, इसकी ये तस्वीरें भी सामने आई। बस टैंकर की टक्कर में 42 करीब भारतीयों की संख्या बताई जा रही है जिनकी मौत हुई है। दुखद मौत ये सामने आई है। तो उमराह के लिए मदीना गए 42 भारतीयों की मौत हुई है। तो सफर मौत के मंजर में तब्दील हुआ है। सड़क हादसे में मरने वालों में हैदराबाद के कई लोग बताए जा रहे हैं जो कि पहुंचे थे मदीना, लेकिन इस दौरान जब ये हादसा होता है तो इस हादसे का शिकार हो जाते हैं। सऊदी में उम्रा यात्रियों की बस दुर्घटना हुई है जो कि बहुत ही दुखद है और जो तस्वीरें हैं वो भयावह हैं। डीजल टैंकर से बस टकराने की वजह से ये हादसा हुआ है। बस भी पूरी तरीके से जलकर राख हो गई है और जो संख्या बताई जा रही है वो लोग भी इस हादसे का शिकार हुए हैं। जानकारी जुटा रही है तेलंगाना सरकार अब कि आखिर सफर कैसे मौत के मंजर में तब्दील हो गया है। सचिवालय में कंट्रोल रूम बनाया गया है और इसी के साथ जेद्दा वाणिज्य दूतावास ने हेल्पलाइन भी खोली है ताकि जो परिजन हैं वो संपर्क कर सकें, क्योंकि दुखद ये हादसा हुआ है तो इस पर जहां लोग भी परेशान हैं। तो देखिए, टोल फ्री नंबर सामने आया है, वो आपको दिखा भी रहे हैं और इस टोल फ्री नंबर के जरिए परिजन जानकारी जुटा सकते हैं अपनों की। तो विदेश मंत्री ने शोक संवेदनाएं व्यक्त की हैं। तो सफर मौत के मंजर में तब्दील हो गया और पीएम मोदी ने भी अब इस हादसे पर दुख व्यक्त किया है। और अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बिहार की, जहां बिहार विधानसभा चुनाव में मिली हार के बाद से ही लालू परिवार में विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा है। जहां रोहिणी आचार्य ने कल एक बार फिर से तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए, तो वहीं तेज प्रताप यादव ने रोहिणी आचार्य को समर्थन करते हुए उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय संरक्षक बनाने का ऑफर दे डाला। पार्टी की मीटिंग में यह फैसला लिया गया। वहीं तेज प्रताप ने आज एक और बड़ा ऐलान किया। दरअसल बिहार की राजनीति में तेज प्रताप यादव की नई पार्टी जनशक्ति जनता दल ने बड़ी घोषणा की। जेजेडी बैठक में फैसला लिया गया है कि वो मौजूदा एनडीए सरकार को अपना नैतिक समर्थन देंगे। इस कदम को राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि इससे लालू परिवार से उनकी दूरी और ज्यादा बढ़ जाएंगी। तो देखिए, तेज प्रताप का रोहिणी को प्रस्ताव सामने आया है और इसी के साथ अब जहां एक तरफ राजनीतिक तौर पर जो हार हुई है उसकी समीक्षा, तो पारिवारिक कलह की भी समीक्षा करने की जरूरत लालू परिवार को आन पड़ी है। अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह
की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही बात कर रही है, अपने जगह पे वो बिल्कुल सही है। एक महिला होने के नाते, एक माँ होने के नाते, एक बहन होने के नाते जो वो सराहनीय काम उन्होंने किया है, शायद कोई बेटी या कोई माँ कर सकती है। हमारी बहन का जो अपमान करेगा, कृष्ण का सुदर्शन चक्र चलेगा। और जिस तरह की बात वो कर रही है वो बिल्कुल सही। सुदर्शन चक्र चलेगा, ये नाराजगी है अपने ही परिवार के प्रति, अपने अपनों के ही प्रति, और ये अब खुलकर सामने आ रही है। जहां चाहे फिर रोहिणी आचार्य हो या फिर तेज प्रताप यादव हो, खुलकर अपनी बात रखते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए, इसी खबर पर ज्यादा अपडेट ले लेते हैं। मेरी सहयोगी नीतू गुप्ता हमारे साथ जुड़ गई हैं। नीतू, देखिए, क्योंकि बिहार में हलचल तेज हुई जब परिणाम सामने आए और आरजेडी इतनी कम सीटों पर सिमट कर रह गई, लेकिन इसी के साथ अब क्योंकि पारिवारिक कलह भी उजागर होती हुई नजर आ रही है, इस पर किस तरीके से समीक्षा हो रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पे है, जो नैतिक समर्थन की बात कही जा रही है तेज प्रताप यादव की तरफ से, इसकी गूंज उस वक्त सुनाई दे रही थी जब जमकर चुनाव प्रचार किया जा रहा था सभी दलों की तरफ से, और एनडीए के कई नेताओं की तरफ से इशारों में कहा गया कि तेज प्रताप यादव के लिए दरवाजे खुले हैं। उसके बाद से ही सियासी गलियारों में ये खबरें चलने लगी कि क्या ऐसा हो सकता है कि तेज प्रताप यादव एनडीए के किसी दल के साथ आगे बढ़ सकते हैं, या फिर जेजेडी यानी कि जनशक्ति जनता दल का जो समर्थन है वो एनडीए के दूसरे दलों के साथ मिल सकता है, एनडीए के साथ मिल सकता है। ये सुगबुगाहट उस वक्त से सुनाई भी दे रही थी। और अब ऐसे में जब यहाँ महागठबंधन को करारी हार मिली है तो उसके बाद खुलकर तेज प्रताप सामने आ रहे हैं, नैतिक समर्थन अपना एनडीए को बता भी रहे हैं। और आपको याद होगा कि जैसे ही रिजल्ट आया था, उस रिजल्ट के उसी दिन यानी कि 14 नवंबर को शाम को एक पोस्ट आता है तेज प्रताप यादव की तरफ से, और उस पोस्ट के जरिए कहा जाता है कि कुछ जयचंदों की वजह से आरजेडी खोखली हो रही है। और 5 पांडवों का जिक्र किया गया एनडीए की तरफ से कि ये एनडीए के 5 पांडव एकजुट रहे, जिसकी वजह से आज एनडीए को इतनी बड़ी जीत हासिल हुई है। तो इशारों में तेज प्रताप ने यह भी बता दिया कि जो जयचंद, जिसका जिक्र वो उस वक्त भी कर रहे थे जब उन्हें पार्टी और परिवार से बेदखल कर दिया गया था, तब भी वो कह रहे थे कि पार्टी और परिवार के अंदर कुछ जयचंद है जिन्होंने परिवार को तोड़ने की कोशिश की। और देखिए, अभी पूरा मामला खुलकर भी सामने आ रहा है। पहले रिएक्शन आता है चुनावी नतीजों के बाद तेज प्रताप यादव का, उसके बाद अगले ही दिन रिएक्शन आता है रोहिणी आचार्य का। दोनों भाई बहन सोशल मीडिया के जरिए अपनी अपनी बातें कहते आए हैं। रोहिणी आचार्य ने भी जिस तरह से कहा कि अब वो परिवार से नाता तोड़ रही हैं और राजनीति छोड़ रही हैं। उसके बाद 2 नाम आते हैं, संजीव यादव का और रमीज नेमत का नाम सामने आता है। संजीव यादव को लेकर कहा जाता है कि संजीव यादव आरजेडी के चाणक्य हैं, बड़े फैसले संजीव यादव लेते आए हैं, और इस चुनाव में भी कई बड़े फैसले संजीव यादव की तरफ से लिए गए। यहां तक कि यह भी तय किया गया कि किसको टिकट दिया जाना चाहिए और किसको नहीं दिया जाना चाहिए, कहां परिवर्तन होना चाहिए, यहां तक के फैसले संजीव यादव लेते आ रहे हैं। अब नीतू, रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कोई सार्वजनिक बयान, टिप्पणी सामने आती है, ये भी देखना होगा लालू परिवार की। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। सीधा लिए चलते हैं आपको जगदलपुर, जहां सीएम विष्णुदेव साय क्या कुछ कह रहे सुनवाते हैं। शताब्दी वर्ष समारोह का खास उद्घाटन है, इस खास कार्यक्रम से उनकी सीधी तस्वीरें। का उद्घाटन, तो ये विशेष कार्यक्रम, और वहां से मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं और कुछ ही देर में सुनेंगे भी, जहां जगदलपुर से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो खास और अहम कार्यक्रम उनका है और इस दिशा में वो किस तरीके से संदेश दे रहे हैं और जनता को लेकर क्या कुछ उनका संकल्प है उसको उजागर कर रहे हैं। विकास की दिशा में जो बड़े काम हैं उनको किस तरीके से जिक्र कर रहे हैं। तमाम चीज़ों के जिक्र के मौके पर ये शताब्दी वर्ष समारोह आयोजित किया गया है और उद्घाटन यहाँ पर हो रहा है। तो देखिए, यकीनन वो अपने सरकार की प्रतिबद्धता को पेश करते हुए नजर आ रहे हैं और इस मौके पर सीधा आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। जगदलपुर से ये विशेष कार्यक्रम चल रहा है मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का, और वहीं से ये तस्वीरें हैं
और इस कार्यक्रम के जरिए क्या संदेश वो दे रहे हैं वो भी आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले ये तस्वीरें आपके सामने। तो देखिए, शताब्दी वर्ष समारोह का उद्घाटन का ये विशेष कार्यक्रम। तो देखिए, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को आप देख रहे हैं विशेष कार्यक्रम शताब्दी वर्ष समारोह के उद्घाटन के मौके पर संबोधित करते हुए वो नजर आ रहे हैं। और चलिए अब खबरों में बढ़ेंगे आगे, जहां दिल्ली के लाल किला विस्फोट मामले के आरोपी आमिर राशिद अली को दिल्ली की अदालत ने 10 दिन की एनआईए कस्टडी में भेज दिया है। आज सोमवार आरोपी को प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया। अब आने वाले 10 दिनों तक जांच एजेंसी आमिर से पूछताछ कर उससे राज उगलवाने की कोशिश करेंगी। तो वहीं इस मामले में दिल्ली पुलिस, जम्मू कश्मीर पुलिस, हरियाणा पुलिस, उत्तर प्रदेश पुलिस और कई सहयोगी एजेंसियों के साथ काम करते हुए एनआईए विभिन्न राज्यों में मामले की जांच कर रही है। आपको बता दें कि जांच में एनआईए को पता चला था कि दिल्ली धमाके में इस्तेमाल की गई i20 कार आमिर राशिद के नाम पर रजिस्टर्ड है। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर के संबोरा का रहने वाला है। उसने डॉक्टर उमर नबी के साथ मिलकर दिल्ली को दहलाने की साजिश रची थी। और इसी के साथ आपको बताते चले कि 10 नवंबर को लाल किले के पास विस्फोटकों से भरी एक कार में हुए धमाके में 13 लोगों की मौत हो गई थी और कई अन्य घायल हुए थे। धमाके के बाद फॉरेंसिक जांच से पता चला था कि डॉक्टर उमर उन नबी ने इस ब्लास्ट को अंजाम दिया था। उमर फरीदाबाद के अल फलाह विश्वविद्यालय के जनरल मेडिसिन विभाग में सहायक प्रोफेसर था। वह मूल रूप से पुलवामा जिले का रहने वाला था। जांच एजेंसी ने उमर की एक गाड़ी भी जब्त की थी। देखिए, मैं रिमांड एडवोकेट हूँ, मैं कोर्ट से अटैच्ड हूँ। कोर्ट में कोई भी फ्रेश अक्यूज आता है तो बीइंग अ रिमांड एडवोकेट मैं उसको रिप्रेजेंट करती हूँ। तो मुझे आज लाल किला ब्लास्ट केस में बुलाया गया कि फ्रेश अरेस्ट उसमें एक आया है, आपको रिप्रेजेंट करना है। एनआईए ने उसमें 10 दिन की रिमांड की डिमांड की है, जिसको मैंने अपोज किया कि आज इसको क्योंकि अरेस्ट किया गया है, पता है कि ये रजिस्टर्ड ओनर है, तो और क्या रिक्वायरमेंट है। बट कोर्ट में एनआईए ने दलील रखी कि इन्वेस्टिगेशन के लिए 10 दिन की रिमांड भी कम है, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी कंप्लीट नहीं हुई है और इसमें और कौन कौन लोग शामिल हैं उसको पता करना बहुत जरूरी है। बहुत सीरियस मैटर है ये, इसलिए 10 दिन की जो रिमांड है वो कोर्ट ने ग्रांट कर दी है। चलिए इसी पर अपडेट लेते हैं। मेरे सहयोगी निशु शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं न्यूज रूम से। निशु, क्या कुछ अपडेट मिल रही है? देखिए, रिमांड पर अब आरएफ है, किस तरीके से पूछताछ होगी, क्या बड़े सवाल जो इस गुत्थी को सुलझाने के लिए पूछे जाएंगे? बिल्कुल उन्नति, इस पूरे मामले को लेकर जो है परत दर परत हर दिन बड़े खुलासे हो रहे हैं और इस बीच जो सहयोगी है इसको लेकर बताया ये गया है कि आमिर राशिद जो है, जो पूरा नाम इसका आमिर राशिद अली है, जम्मू कश्मीर के पंपोर स्थित संबूरा का निवासी है। और ऐसे में इसको लेकर जो शुरुआती जांच है उसमें बात सामने आई है कि जो कार i20 खरीदी गई थी जिसमें ब्लास्ट किया गया, वो खरीदवाने के लिए ही ये जम्मू कश्मीर से दिल्ली आया था। इसके तार जो हैं इससे जुड़ते हुए साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। ऐसे में दिल्ली ब्लास्ट की पूरी साजिश रचने में भी इसका हाथ हो सकता है, इसकी आशंका। हालांकि सीधे तौर पर तार इस बात से जुड़ी गए हैं कि i20 कार जिसमें पूरा विस्फोटक प्लान किया गया वो खरीदवाने के लिए ही ये यहाँ पर आया था। ऐसे में कई और बड़े खुलासे आने वाले समय में हो सकते हैं, क्योंकि एनआईए की ओर से रिमांड की मांग की जा रही थी। और ऐसे में आखिरकार 10 दिन की रिमांड जब उन्हें मिल गई तो अब देखना होगा क्या कुछ पूछताछ में सामने आएगा, क्योंकि हम देख रहे हैं कि परत दर परत एक के बाद एक बड़े खुलासे हो रहे हैं और तमाम जो संदिग्धों की गिरफ्तारी हो रही है, चाहे वो डॉक्टर शाहीन हो, डॉक्टर मुजम्मिल के करीबी हो, उन सबकी गिरफ्तारी भी लगातार हो रही है। ऐसे में जो फिलहाल डॉक्टर उमर का सहयोगी गिरफ्तार हुआ है और उसे फिलहाल हिरासत में लिया गया है, रिमांड पर उसे भेज दिया गया, उससे पूछताछ का सिलसिला अब शुरू होगा। कुल मिलाकर 10 दिन तक ताबड़तोड़ तरीके से पूछताछ की जाएगी और ऐसे में हर पहलू पर
कई बड़े खुलासे इस मद्देनजर हो सकते हैं। हालांकि क्या कुछ बड़े खुलासे होंगे इस बारे में संभावना लगाना बहुत ज़्यादा जल्दी होगी, क्योंकि एक के बाद एक हमने देखा है कि i20 कार खरीदने से लेकर किस तरीके से जो है लखनऊ तक पूरा ये नेटवर्क चलता हुआ नजर आया। तो ऐसे में अब कहां तक इसके तार जाकर जुड़ेंगे देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। उन्नति, बिल्कुल ठीक है निशु, अब यही देखना होगा कि आखिर इस 10 दिन की डिमांड में क्या कुछ बड़े खुलासे होते हैं। बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आप बने रहिए HNN न्यूज के साथ।